एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। कल से हमारी बोर्ड एग्जाम जो है वो चालू होने वाली है। पहला पड़ाव है हमारा। जीवन में पहली बार हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स देंगे। उसके लिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक यार। तुम लोग फोड़ के आओगे, आग लगा के आओगे, इस बात की गारंटी है। अभी 12वीं ने भी अपना इंग्लिश का पेपर दिया है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है भैया कि पेपर हमारा मस्त गया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स रहो, काम रहो, तुम लोग फोड़ के आओगे। आज इस शॉर्ट से वीडियो के अंदर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं तुमको यह बताने वाला हूं कि इंग्लिश के पेपर में हमारा प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होना चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश के लिए लेकर आ रहा हूं। यहां पर मैं कुछ तुमको नॉर्मल जनरल प्रेजेंटेशन टिप्स नहीं बताऊंगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वो है प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन करती है, लेकिन उस प्रिपरेशन को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आपकी कम प्रिपरेशन भी है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, भाई फर्क उससे बहुत ज्यादा पड़ता है। और आज मैं उनको एग्जैक्टली वही चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जिससे कि आप अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा ही स्कोर करो और उससे तगड़े ही नंबर स्कोर करो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरी राइटिंग खराब है। राइटिंग खराब होने में और प्रेजेंटेशन खराब होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। राइटिंग अच्छी होने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे क्लटर करके लिखते हैं, घुसा घुसा के आंसर लिखते हैं, 4-5 बार चीजों को कट करते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड गुड प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अंडरस्टैंडेबल है, हो सकता है खराब है, मेरी भी हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर हैंडराइटिंग थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल भी है, लेकिन अगर आप सही से प्रेजेंट करते हो, वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ठीक है, ए, बी या सी। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम ए पहले चालू करो, बी पहले चालू करो या सी पहले चालू करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। मतलब देखो, जब भी कोई भी सेक्शन उठाते हो, मान लो आप सेक्शन नंबर सी पहले कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा सेक्शन सी खत्म करने के बाद में ही सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी चालू करो। मतलब फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में कर रहे हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो भी सेक्शन उठा रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो और फिर ही नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ो। बीच में स्विचिंग करना चालू मत कर देना कि सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर से सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लिए। नहीं, ये गलती प्लीज मत करना, इससे एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है। देखो क्या होता है ना कि एक आंसर शीट होती है, मतलब एक मार्किंग स्कीम होती है, और यहां पर आपके आंसर्स होते हैं। अब मार्किंग स्कीम के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन ही आंसर लिखे गए। तुम अगर बीच में नए नए सेक्शन घुसाते रहोगे तो एग्जामिनर हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है। इसलिए हमको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कोई चीज नहीं करनी है। आपको एक सेक्शन उठाना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है। इन केस मान लो कि कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मोर देन रिक्वायर्ड जगह छोड़ दो। जैसे कि मान लो कोई आंसर है जो कि आपका लेट अस से कि 1 पेज लेगा, तो तुम 2 पेज छोड़ दो, है ना, बाद में आके वो सवाल यहां पर आके कर लेना, ठीक है। रिक्वायरमेंट से कम जगह छोड़ोगे, जगह बचेगी नहीं, फिर दिक्कत आएगी, फिर आंसर लिखना पड़ जाएगा। रिक्वायरमेंट से ज्यादा छोड़ोगे, जगह बचेगी, तुम उतने पोर्शन पर एक कट मार सकते हो पेंसिल से कि भैया यहां पर कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। ये बात प्लीज ध्यान रखना। अब अगर इन केस कभी ऐसा होता है कि तुमने आंसर भी नहीं लिखा, जगह भी नहीं छोड़ी, है ना, अब तुम्हें वहां पर वो आंसर लिखना है, तो कैसे करें? उस केस में, उस कंडीशन में क्या करना है कि उस आंसर को सबसे आखिरी में लिख देना। कि सेक्शन सी का मान लो क्वेश्चन नंबर 3 अपना छूट गया, है ना, तो पहले सेक्शन सी तुम्हारा पूरा हो गया, सेक्शन बी कर लो, सेक्शन ए कर लो आराम से, फिर आखिरी में जाके सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके लिख देना। वर्स्ट कंडीशन में अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन ट्राई यही करेंगे कि पहले हम लोग सारे सेक्शंस एक एक करके पूरे खत्म करेंगे, और अगर कुछ बच जाता है तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे। अब ना मैं तुमको टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि भाई क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक टॉपर की आंसर शीट को और एक नॉर्मल आंसर शीट में फर्क बनाते हैं। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाओ, लेकिन रीडेबल भी बनाओ, ठीक है। आप चीजों को सुंदर रखो। 2 आंसर्स में देखो गैप है, और नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि हर एक आंसर के बाद में हमें एटलीस्ट एक लाइन तो छोड़नी है, और ऐसी एक अंडरलाइन मार देनी है, जिससे कि 2 आंसर्स में बाइफर्केशन होता है। बहुत सारी बार क्या होता है, देखो यार, जो आपके एग्जामिनर है वो इंसान है। मैंने एग्जामिनर्स बहुत सारे लोगों से बात कर रखी है जो कॉपी चेकिंग करते हैं, जिनके पास में कॉपीज आती चेक करने के लिए। वो कहते हैं यार अथर, हमारे पास ना दिन की, मतलब तुम समझो कि 150, 200, 300 कॉपीज होती हैं, बहुत सारी कॉपीज होती चेक करने के लिए, बराबर है। अब मान लो कि कोई ऐसी कॉपी आ जाती है जिसके अंदर हमको बहुत दिमाग खपाना पड़े, तो वो दिक्कत वाला काम तो है, वो भी इंसान ही है, उनको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है। तो हमें बिल्कुल भी एग्जामिनर का मूड खराब नहीं करना है ना। ये नहीं करना है कि भाई पेपर में 50 बार कट मार दिए, 50 बार हमने कुछ भी कर दिया, ठीक है, ये नहीं करना है। एग्जामिनर को अपने को खुश रखना है कि भैया देखो, ये ना अपना बढ़िया सा प्रेजेंटेड आंसर है, ये बढ़िया सी प्रेजेंटेड कॉपी है, इसको बस चेक करो और नंबर दे दो।
इसीलिए ये बात ध्यान रखो, एग्जामिनर भी इंसान है, कोई रोबोट कॉपी चेक नहीं कर रहा, तुम्हारा इंसान कॉपी चेक कर रहा है, उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है, हमें उसे खुश रखना है कि भैया हमारी कॉपी देखो कितनी सुंदर दिख रही है, ठीक है। इसलिए हर एक आंसर के बाद में अपने को एक एक लाइन को छोड़ना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है ग्रामर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है वो है ग्रामर से रिलेटेड। देखो ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, बराबर है ना, कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया और फिर पूछा कि इसका आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पूरा आंसर लिखते हैं। देखो इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। अब भैया आप तो करते प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन सही से करोगे, ढंग से करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको वहां पर बिल्कुल सुंदरता से चीजों को लिख के आना है, अरे बाप सजावट करनी है बहुत ज्यादा, नहीं, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कॉपी। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर जो रिक्वायर्ड है ना वही हम करें। मतलब आप देखो ग्रामर का मैं तुमको एक आंसर दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, ग्रामर का एक आंसर मैं तुमको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर एरर होता है उसको करेक्ट करना होता है, वो वाला क्वेश्चन था। अब चाहता तो ये बच्चा क्या करता कि पूरा पूरा लिखता, फिर वहां पर एरर लिखता, फिर वहां पर करेक्शन लिखता, लेकिन इसने क्या किया, ए वाला क्वेश्चन होगा उसमें जो एरर है वो लिखा, उसका करेक्शन लिख दिया, डन। जिन सवालों में आपको फिल इन द ब्लैंक से ऐसा कुछ दिया गया है जहां पर आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, एक वर्ड का, दो वर्ड का, तीन वर्ड का, वहां पर भाई डायरेक्टली आंसर लिखो, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। लेकिन जहां पर आपको दिख रहा है कि आपको सेंटेंस को रिफ्रेम करके लिखना है, पूरा पूरा नया सेंटेंस लिखना है, उस केस में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ए ही वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर इन लंदन। अब ये एक ऐसा सवाल होगा जो कि या तो शायद जंबल्ड होगा या फिर हो सकता है कि यहाँ पर रिफ्रेम करके कुछ लिखना होगा, वहां पर इसने पूरा सेंटेंस लिखा है। लेकिन जहां पर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक है, ज्यादा कुछ नहीं है लिखने के लिए, वहां पर सिर्फ आंसर लिखो और आगे बढ़ जाओ, इससे आपका टाइम बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं तुमको बताता हूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, वो है इनकम्प्लीट आंसर्स लिख के आना। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है, आंसर्स पता होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी नंबर क्यों नहीं मिलते, पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते? उसका कारण है कि हम लोग अधूरे आंसर्स छोड़ के आते हैं। अब सवाल ऐसा पूछा गया होगा, मान लो जैसे कि कंक्रीट एंड व्हाइट ग्लास आर मैन मेड मटेरियल्स दैट कंटेन सैंड, ठीक है, तो यहां पर ऐसा पूछा गया होगा, व्हाट आर द मैन मेड मटेरियल्स दैट कंटेन सैंड। आंसर क्या है, कंक्रीट एंड व्हाइट ग्लास, बराबर। लेकिन इस बच्चे ने सिर्फ कंक्रीट एंड व्हाइट ग्लास नहीं लिखा, इसने पूरा आंसर लिखा है। तो हमें आंसर पूरा लिख के आना है, जो भी सवाल है वो पूरा सवाल लिख के आना है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, है ना, तो मैं बोलूंगा अथर्व पुराणिक। ये इनकम्प्लीट आंसर है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा माय नेम इज अथर्व पुराणिक। तो आंसर को पूरा लिख के आना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिर्फ 2 या 3 वर्ड में आंसर नहीं खत्म करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज, आप जो भी राइटिंग स्किल की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी राइटिंग स्किल की शुरुआत कर रहे हो, मेक श्योर टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ न्यू पेज। अब यहाँ पर देखो इस बच्चे ने क्या किया कि सिर्फ 2-3 लाइन ही यहाँ पर यूज हुई थी, है ना, तो इसने क्या किया कि यहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप आधे पेज तक पहुंच चुके हो, मेक श्योर कि आप नए पेज से आंसर लिखो, ठीक है। नए पेज, भाई देखो अपने को यहाँ पर पेपर नहीं बचाना है, ठीक है, यहाँ पर पेपर अपने को नहीं बचाना है, एक बात का ध्यान रखो, है ना। हमने पूरे साल जो है वो हजारों पेपर वेस्ट कर दिए होंगे। अब यहाँ पर अगर तुम पेपर बचाने की बात करो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ तुमको, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या है, नए पेज से राइटिंग स्किल चालू करनी है, वो कोई भी राइटिंग स्किल हो, कोई भी राइटिंग स्किल हो, नए पेज से चालू करना। बिकॉज क्या है कि बीच से चालू करोगे बहुत ही इनकम्प्लीट दिखती है, क्योंकि लेटर के अंदर देखो क्या होता है, आधा पोर्शन जो है वो तो यही खा जाता है ना, राइट। इसीलिए मेक श्योर टू स्टार्ट योर राइटिंग स्किल्स फ्रॉम न्यू पेज। अब मान लो यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल खत्म हो रही है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर खत्म होती है, तो नई जो राइटिंग स्किल है ना वो भी नेक्स्ट पेज से चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो वहां पर कि राइटिंग स्किल क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम नेक्स्ट पेज, वहां पर इंफॉर्मेशन दे दो ऐसी, लेकिन राइटिंग स्किल्स हमेशा नए पेज से चालू करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूं, जब भी कोई भी आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर टू अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आप जो भी आंसर लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि अब मैं बात करता हूं अपने लिटरेचर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप वो लिख रहे हो, अब उसके अंदर मान लो कि 1-2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दो। हमें एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हमें आता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि ये इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ के एग्जामिनर समझ जाते हैं कि बच्चे को सवाल आता होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपका जो बाकी का आंसर है वो नहीं देखे, ठीक है। जिससे कि हो सकता है कि अगर उस आंसर में आपने कहीं गलती की थी, मान लो आपने एंड की जगह पर ये वाला एंड लगा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ अगर किया था तो वो शायद आपकी गलती छुप जाती है उसमें, ठीक है। इसलिए मेक श्योर टू अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन। लिटरेचर के क्वेश्चन में स्पेशली ये चीज करना है, ठीक है, ये चीज स्पेशली करना है। ओके, ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तुमको एक चीज बता दूं कि यार डरना बिल्कुल नहीं अपने को, है ना। अपना जो पेपर है हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तुमने मेहनत की है यार, तुमने एफर्ट्स डाले हैं, हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा।
बस एक शांत दिमाग के साथ जाओ, है ना, डरो मत। जैसे स्कूल में पेपर देते हो यार, वैसे ही पेपर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस बोर्ड का पेपर है तो डर लग रहा है, सेंटर होगा तुम्हारा, वहां जाकर देना पड़ेगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, खुद में विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन में विश्वास रखो और चिंता बिल्कुल मत करो। ओके जी, ग्रेट। विद दैट बीइंग सेड, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना, सभी लोगों को मेरी तरफ से वर्चुअल झप्पी, सब आग लगा के आना और मुझे बताना जरूर कि सबका पेपर कैसा गया। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मजे करो यार, चिंता मत करो, मजे करो मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाके घूमो, पढ़ाई करो पर चिंता मत करो, स्ट्रेस फ्री रहो। ओके जी, गुड बाय, लव यू ऑल।